Good evening, Disha. Good evening, sir. How are you? I'm fine, sir. आपने डेट शीट देख लिया? मिला? नहीं सर, मुझे नहीं मिली वो डेटशीट। नहीं मिला। नहीं सर, आप लिंक शेयर कर दो मेरे को। लिंक शेयर के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो। ठीक है सर। अरे क्योंकि इट इज अवेलेबल ऑन इग्नो वेबसाइट। वैसे कब से है सर एग्जाम? एग्ज़ाम हमेशा 1 दिसंबर और 1 जून से होते हैं। ओके। ऑलवेज। यूनिवर्सिटी साल में वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम कराती है, एक कराती है जून में, एक कराती है दिसंबर में। क्योंकि आपका एडमिशन जनवरी का है, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 1 दिसंबर से। तो ठीक है सर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ जा कर के देखना है। इग्नू की वेबसाइट दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? यस सर। सो दिस इज www.ignu.ac.in। आप इसके फ्रंट पेज पर ही, होम पेज पर ही देखेंगे आप। देयर इज ए अनाउंसमेंट, न्यूज एंड अनाउंसमेंट। यहाँ लिखा है टेंटेटिव डेट शीट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल की शीट मिलेगी। ओके। ये आपको ये शीट मिलेगी। अब आप इसमें जैसे कंट्रोल एफ दबाएंगे या बीच में एक होता है, आपको एग्जाम देखना है, आपको एम वी ई का 001 का आपका क्या कोड क्या है? 001 से लेकर 006 तक। MVE 001 है आपका 5 दिसंबर को। और नेक्स्ट है कौन सा है ये? MVE नहीं, ये नहीं है आपका। ये एम वी 6। जीरो टू ये है 7 दिसंबर को। यानी कि एक दिन का गैप, एक 5 को है, एक 7 को है, फर्स्ट मीटिंग में। देन MV3 ये है 8 को, ये भी फर्स्ट मीटिंग में है। देन MVE ये नहीं है। MV4 ये 12 को है, 12 दिसंबर को। देन MVE ये भी नहीं है। देन MVE विच वन 5 एंड 6। MV6 लिखा है 5 की जगह। चलो पहले 6 देखते हैं। 6 है 28 दिसंबर को। और उसके बाद में अगर हम इसी में 005 लिखते हैं तो ये है 23 दिसंबर को। यानी कि 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर, 23 दिसंबर और 28 दिसंबर। देयर इज ए गुड गैप, गैप है इसमें। आराम से आप तैयारी करके ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सारे एग्ज़ाम फर्स्ट मीटिंग में हैं। फर्स्ट मीटिंग मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है। असाइनमेंट ठीक। आपने जमा कर दिए हैं तो बाकी क्या बचा आपका? टर्म एंड कोई प्रोजेक्ट। एग्जाम एग्जाम फॉर्म भी भरना है अभी तो। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपके पास मैसेज तो आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो अभी चल रहा है कौन सा महीना? जुलाई। अब सितंबर में आपका एग्ज़ाम भरा जाएगा। एग्जाम फॉर्म सितंबर में भरा जाएगा? एग्ज़ाम फॉर्म अगस्त से देखना शुरू कर दीजिएगा। इग्नू की वेबसाइट जनरली सितंबर में भरे जाते हैं। ओके सर। इवन अगस्त में भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अगस्त में कहीं एग्ज़ाम फॉर्म भरने तो शुरू नहीं हुए हैं। मेरे को जो मेल आई थी उसमें ये था कि असाइनमेंट आपको सबमिट कराने हैं जो आपके लास्ट डेट है। और असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद आपको उसमें फिर एग्जाम फॉर्म भरना है। असाइनमेंट के सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है उसमें? 30 जुलाई और 30 अगस्त। नहीं नहीं, 30 अगस्त है ना। हाँ। वही तो हम बोल रहे हैं, अगस्त के बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं ना। ठीक है क्योंकि सर। उसमें एक सर्टिफिकेट आपको साइन करना होता है कि यस आई हैव सबमिटेड माय ऑल असाइनमेंट। ठीक है। ओके। तो ये है आपका। चलिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को कि व्हाट इज अवर टॉपिक। टुडे यूनिट 9 ना। यस सर।
Unit 9 is basically addressed to your field, that is pharmaceutical, एंड यूनिट का नाम है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च। देखिए, जब भी कभी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस समय हमारे फर्म की एक तरह से बर्थ स्टेज होती है, और बर्थ स्टेज में हमें सर्वाइवल का देखना पड़ता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है किस तरह से सर्वाइव करेगा, और उसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में हम पढ़ते आ रहे हैं। सेल्स मैनेजर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इवन आपके जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ग्रास रूट लेवल, देन फील्ड वर्कर्स जो सेल्समैन के रूप में काम करते हैं, तो देयर इज ए चेन। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करेंगे उसको क्या करने का, उसका कौन सा तरीका है, प्री लॉन्च से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी है, न्यू प्रोडक्ट को हमको किस तरह से मार्केट में उतारना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमको यूज करनी है, that we are going to discuss in this topic. So let us start with introduction. Product launch is an event in the selling procedure that influence the success rate of the marketing of a product. क्योंकि प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं उसी समय एक हमें अंदेशा मिल जाता है, एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट की सक्सेस क्या होगी। वी आर discussing here product launch in the term of medical term, that is pharmaceutical. Otherwise, if you see any movie comes, there is also movie launch, and there वहाँ आपके जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो सब आपके उस मूवी के बारे में टोटल डिटेल बताते हैं कि ये मूवी किस किस तरह से तैयार की गई है और इस मूवी का बेसिक मोटो क्या है और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सिमिलरली हियर जो प्रोडक्ट लॉन्च जब होती है उसमें प्रोडक्ट के लेकर के कैसे वो बना है, कौन से रॉ मटेरियल उसमें डाले गए हैं, इस प्रोडक्ट के क्या इंपॉर्टेंस होगी, कैसे हम लोग क्लाइंट तक पहुंचेंगे, टोटल प्लानिंग इनबिल्ट इन दिस प्रोडक्ट लॉन्च। It is an initial thrust given to the product which helps to prolong the product life cycle. In this process, the product get a very good platform to disseminate the information about the product to the channel members. Channel members में कौन कौन से हो सकते हैं? That may be the wholesalers, stockists, retailers, and the customer, or some in other term it is a consumer. So there are three important channels. One is wholesaler who is dealing the product as a whole, and second is stockist retailer, the shopkeepers which are using very small quantity of the product, and the third one is customer who is really user of that product and he has to give feedback about the product. Otherwise, rest are not directly involved with the product, only consumer is directly involved with the product. It helps to penetrate very deep into the memory of the user. User means consumer. The product will gain a position in a particular place in the marketing mix. Marketing mix हम समझ चुके हैं, हम पढ़े हैं कि marketing mix क्या होती है. There are 4P. 4P is marketing mix. The way a rocket is launched from a launching pad to outer space to achieve a particular orbit, and the initial thrust determine the distance it will travel. यहाँ हमने एक तरह से अपने लॉन्चिंग को हमने एक जो मिसाइल हम लोग जो लॉन्च करते हैं उसके साथ हमने उसको एक तरह से जोड़ा है कि जिस तरह से रॉकेट का लॉन्च होता है उसमें पहले से डिसाइड होता है कि ये कब अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, कितना इसकी स्पीड होनी चाहिए और कितनी ये डिस्टेंस कवर करेगा। सिमिलरली इन सेम मैकेनिज्म जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर भी सेम फिलोसफी लागू होती है। द सेम मैकेनिज्म works here to penetrate the product deep into the memory of the user that he may not forget it very easily. ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि प्रोडक्ट लॉन्च बेसिकली किस तरह से होता है। अब फाइनली हम आते हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिज़ाइन द न्यू प्रोडक्ट फीचर, किस तरह से हम लोग न्यू प्रोडक्ट का फीचर डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन द विजुअल एड, चूँकि बिना मार्केटिंग के, चाहे वो मार्केटिंग सेल्समैन करे, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी करे, चाहे वो फर्म करे,
उस मार्केटिंग में या उस डोर टू डोर प्रमोशन में किस तरह से विजुअल एड्स काम करते हैं, किस तरह के विजुअल एड्स हमको डिजाइन करने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। प्रॉपर चैनल मैनेजमेंट, किस तरह का चैनल है मैनेजमेंट का, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, इसको डिस्कस करेंगे। डील विद इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो रेगुलर बायर्स होते हैं और लार्ज लेवल पर बायर करते हैं, तो उनको हम बारे में हम जानेंगे। एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल्स, कुछ इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं जो हमारी सेल्स को, जो हमारे प्री लॉन्च को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टेक फर्स्ट प्री लॉन्च एक्सरसाइज। किस तरह की प्री लॉन्च एक्सरसाइज जनरली फर्म करती हैं जब भी किसी प्रोडक्ट को वो मार्केट में उतारती हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, दैट हैज टू बी टेकन केयर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल द मेडिसिन्स used against various disease both in human or animal, and many cosmetic hygienic product like disinfectant, toothpaste और टॉयलेट में जो यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल्स में कवर करती हैं और इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स में होता है। However, few of the products can be purchased from the retailer outlet without prescription of a registered medical practitioner and called over द कंट्रोल, यानी कि OTC। कुछ ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट हैं फार्मास्यूटिकल्स में जिसमें किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, उनको OTC प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके बाद जितने भी अदर देन OTC प्रोडक्ट जितने भी होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका रेफरेंस या उनका रिकमेंडेशन जरूरी है। और उसमें कुछ इथिकल चीज़ भी हैं कि कई बार डॉक्टरों को ऐसे ही उन दवाओं को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उनका फीडबैक उनका ऑब्टेन हो, वो एक इनिशियल लेवल पर उनको यूज किया जाए, उसके बाद उसको फीडबैक तब जा करके उस दवाई को यूज करना चाहिए। जब तक उसकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के पास ना हो, दे शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब। दिस इज द मेडिकल एथिक्स या एथिकल जो हमारा बाउंडिंग है डॉक्टर्स पर, वो दैट इज बिफोर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज लॉन्च द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर onward transmission to the wholesaler and the retailer even as well as doctors। उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पता होना चाहिए। द प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड द कॉमर्शियल स्कीम्स आर डिस्कस्ड विद द होलसेलर और रिटेलर। जब तक उसको खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को उसके रेट, उसके पैकेजिंग और उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं या कितना उसका इम्पैक्ट आने वाला है, कितना उसकी गारंटी वारंटी, जब तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ना पता होगा तो वो कैसे अपने डॉक्टर्स को या होलसेलर्स को, रिटेलर्स को ब्रीफ कर पाएगा। तो इसलिए दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि लॉन्च करने से पहले ही डॉक्टर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर लॉन्चिंग डोर टू डोर जा करके मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं। ये एक प्री प्लानिंग होती है ताकि जो लॉन्च है उसमें डॉक्टर्स पहले से अवेयर हों कि ये मेडिसिन, ये प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में और इसके लिए ये इनके यूजेस हैं, ये इनके इम्पोर्टेंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं। एटलीस्ट डॉक्टर्स एंड द रिलेटेड फील्ड वर्कर्स शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। Before launching the product, the medical representative are technically trained about the product, giving visual aids, price list, packaging samples, etc. In case of FMCG means fast moving consumer goods, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर तक बहुत तेज पहुंचते हैं, जैसे कि आपकी कुछ मेडिसिन हैं और एक बार आपको पता चल जाए कि दैट मेडिसिन इज यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर डिजीज और वो डिजीज अगर कॉमन है तो ये सारी की सारी ये प्रोडक्ट ये आते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। उसको वो बहुत ज़्यादा इवन उनकी जो मार्केटिंग है वो ऑटो मार्केटिंग हो जाती है बाय द पब्लिक। सो अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो ये हैं कुछ फॉलोइंग जो कंपैरिजन है that the marketing of pharmaceutical product require special consideration. So first है most of the product are purchased by the customer and advice of the physician। आप देख रहे हैं जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल सेल्स के जितने प्रोडक्ट हैं
वो जनरली ओटीसी के अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब डॉक्टर की एडवाइस से ही कस्टमर खरीदते हैं एक बार। लेकिन हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जबकि बार बार गाइडलाइंस आती हैं कि डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, बट स्टिल देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु themselves becomes डॉक्टर्स, और उसके बाद वो खुद अपने आप एक छोटा मोटा कुछ दवाई ले लेते हैं, लेकिन वो दवाई फिर ओटीसी में आ जाती हैं कि उनके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। जैसे अगर आप चाहें तो पैरासीटामोल आप चाहें और शॉप की और मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर पैरासीटामोल के साथ अगर कोई और साल्ट उसमें इनबिल्ट है जो पर्टिकुलर डिजीज में यूजफुल है, फॉर दैट एडवाइस ऑफ फिजिशियंस इज इम्पोर्टेंट। Except the OTC product, the information about the product cannot be advertised in the mass media। जितने भी आपके OTC प्रोडक्ट हैं उसके अलावा किसी भी जो दवाई है उनका मास मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए। और आप देखते हैं कि कॉमन जो दवाई हैं उन्हीं का ही मास मीडिया में प्रयोग होता है, अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू सी एनी ड्रग्स एडवर्टाइजमेंट, एनी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देखेंगे। देयर विल बी वेरी सिंपल, विक्स 500 का आपको मिल जाएगा, क्रोसिन का मिल जाएगा। ये सारी दवाइयाँ चूँकि ओटीसी के अंदर आती हैं इसलिए इनका प्रचार हो सकता है, अदरवाइज कुछ जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं इवन उनका भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। द रेफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज डॉक्टर हु इज हाईली लर्न अबाउट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कन्विंस हिम। जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स को पता है उसके अलावा और कोई दवाइयों को नहीं रेफ़र करना चाहिए। और दवाई चूँकि डॉक्टर्स उनके फीडबैक, डॉक्टर के पास फीडबैक है एंड ही इज़ वेरी मच convinced with the medicines, so he is only authority to prescribe the particular medicine in particular disease. Replacement of the product is easily available, hence cannot wait for the product if it is not available in the right time। आप देख रहे हैं कि कोई भी दवाई है उसके कोई एक कंपनी नहीं है, उस पर्टिकुलर साल्ट को लेकर के बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग नाम से टैबलेट्स हों या कैप्सूल्स हों या इंजेक्शंस हों मार्केट में अवेलेबल हैं। हियर नो डॉक्टर विल वेट कि नहीं उसी कंपनी की दवाई आएगी मैं तभी प्रिस्क्राइब करूंगा। अगर मरीज सामने है तो उससे रिलेटेड जिस साल्ट की दवाई इजीली अवेलेबल है वो उसको इमीडिएटली प्रिस्क्राइब कर देता है। इसलिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उस दवाई के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन तो दें ही दें, साथ में स्पेसिफिक भी दें कि ये दवाई और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं। क्योंकि कंपटीशन है, पहले दवाई आती थी तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते थे। अब मेडिकल इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू रिमूव इवन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, कोशिश है। ब्रांड लॉयल्टी इज़ वेरी लो। आप देख रहे हैं कि कई मेडिकल पैरामेडिकल जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी लो होती है। तो ऐसे में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है कि वो उन चीज़ों को डॉक्टर्स को या जो उसके जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको शेयर करें। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो आपका कंज्यूमर है जो उसको यूज करता है, that is known as consumer goods. The products are purchased as per the linkage of the customer. The information about the product are advertised in the mass media. ये सब कंज्यूमर गुड्स हो जाते हैं जितनी हम बात कर रहे हैं। The consumer can be convinced easily by various marketing techniques. Consumer can wait for the product of his choice. Brand loyalty is high. ये जितनी भी चीज़ें हैं कंज्यूमर गुड्स इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कंज्यूमर के दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं। उसको अगर वही प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए वो वेट करेगा क्योंकि वो कंपनी की लॉयल्टी पर बिलीव करने लगता है और उसका बहुत समय से प्रचार प्रसार वो देखता है तो उसको वो उसी रूप में एक्सेप्ट करता है, इवन वो उसको लिए वेट करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होगा, हम उसके बारे में देखें। Before a new pharmaceutical product, new drugs molecules is launched, it is undergoes many technical phases. बहुत सारे technical phases के साथ वो गुजरता है। The product has to undergo clinical trial, चूँकि सबसे पहले उसका clinical trial होता है, यानी कि फेज 1 से लेकर के फेज 4 तक। और उसके बाद
जो आपका शेड्यूल है वाई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके बाद उसको फर्दर सोसाइटी में या फर्दर जो उसके यूजर हैं उनको वो आगे डिलीवर किया जाता है विद ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इन सच केस ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी कम्स इन द प्रोफेशनल जर्नल्स इन डिटेल। आप देखेंगे कोई भी दवा लॉन्च होने से पहले जितने भी हम टेक्निकल हमने ट्रायल किए हैं उससे पहले बहुत सारे पेपर उस पर पब्लिश हो चुके होते हैं फ्रॉम द फर्म, और उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी यूजेस हैं, उन सब पर रिलेटेड जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, स्कोपस के जर्नल्स हो सकते हैं या और कोई मेडिकल के जर्नल्स हो सकते हैं जो स्कोपस से रजिस्टर्ड हैं, उन सब में उनके बारे में सारी हिस्ट्री पता होती है कि ये दवाई का प्रोडक्शन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से साल्ट हैं, किसके लिए ये यूजेबल है, ताकि जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो उस जर्नल के माध्यम से उस दवाओं के बारे में वो पहले ही जान चुके हैं। जब तक उनके पास फार्मास्यूटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलता है, उससे पहले थ्रू जर्नल दे वुड हैव गॉट मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। क्योंकि जो फेज 1 से फेज 4 तक की जितनी भी टेक्निकल ट्रायल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो जर्नल्स के माध्यम से जान लेते हैं। इफ द रेस्पॉन्स इन द एनिमल मॉडल इज कन्विंसिंग देम, इट इज अलाउड by the drug control authorities for clinical trial for human being। एक चीज़ और बहुत क्लियर है, आपने पुराने जितने भी ड्रग्स बनते हैं उनकी हिस्ट्री भी देखी होगी। सबसे पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल एनिमल्स पर होता है। जब एनिमल्स पे क्लिनिकल ट्रायल उनका कोई साइड इफेक्ट या उस जो पर्टिकुलर जिसके लिए हम उसका ट्रायल कर रहे हैं वो उसमें अगर अच्छा दिखता है, लाभदायक दिखता है, यूजफुल दिखता है, तभी हम उसको जो हमारी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है तब वो उसको परमिट करते हैं कि यस नाउ यू कैन यूज ऑन द ह्यूमन बीइंग। लेकिन उसके लिए बहुत सेफ्टी बरतनी होती है। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली वो ह्यूमन बीइंग पर, पहले वो ऐसे ह्यूमन बीइंग पे यूज करते हैं जो जिसका सर्वाइवल, जिसका लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक उसका टाइम नहीं है, लेकिन अगर वो उस पर यूज करें तो देर बहुत कम लॉस होगा। इस तरह से वो एक तरह से प्रेफरेंस करते हैं कि पहले हम लोग एनिमल पे करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको ह्यूमन पे, लेकिन ह्यूमन पे भी उस पर जो बहुत ज़्यादा डैमेज सोसाइटी को ना हो। इन दिस फेज ऑफ द, पहला फेज है जो हमारा फेज 1 है, जो हम 4 क्लिनिकल ट्रायल हैं उनके बारे में जान लें, जिस क्लिनिकल ट्रायल से होकर के प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। तो 4 फेजेज जैसे हमने बताया। पहली फेज है दैट इज फेज 1। इन दिस फेज द स्टडी इज conducted to determine the pharmacokinetic differences between human and animal and to ascertain the safe and tolerated human dose, non-blind or open label, involving 20 to 25 healthy volunteers। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो उसके जो फार्माकाइनेटिक जो डिफरेंसेस है, पहले ह्यूमन पे और एनिमल्स पे अगर हम करेंगे उसको किस तरह से सेफ रखा जाएगा, इस तरह से पहले उस फेज 1 में हम उसकी पहले फार्माकाइनेटिक डिफरेंस समझते हैं कि इसको अगर हम ह्यूमन पे करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एनिमल पे करेंगे क्या साइड इफेक्ट हो। पहले तो हम उनके साइड इफेक्ट के बारे में बेसिकली पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड फेज आती है। इन दिस फेज द पेशेंट विद टारगेट डिजीज, जिस डिजीज को हमने टारगेट किया है उस पेशेंट को हम लोग लेते हैं कि वास्तव में कि जो ये हमने दवाई बनाई है वो उस पर प्रॉपर रूप से कारगर है या नहीं है। और इस पर भी 2 फेज में, जो बीमारी है जो फर्स्ट फेज में शुरू हुई है उस पर हम देते हैं, या जो बीमारी लास्ट फेज में है उस पर देते हैं। दोनों में से कितना फ़ायदा, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, और इन दोनों पे जो भी आउटकम्स आते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको हम फर्दर, जैसे हमने कहा कि उनको हम जर्नल्स में भी पब्लिश करते हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज मल्टी सेंटर टेस्ट कंडक्टेड ऑन डिजीज पेशेंट इन्वॉल्विंग 250 to 100 प्लस वॉलंटियर्स। हम 250 से लेकर के, पहले केस में हमने केवल 20 से 25 वॉलंटियर लिए थे जिन पर हमने टेस्ट किया। उसके बाद में हमने 200 के आसपास वॉलंटियर लिए फेज 2 में। अब हम वॉलंटियर बढ़ा देते हैं कि 250 से 1000 पर हम उस दवाई को हम लोग टेस्ट करते हैं, और स्टडी जो भी हमारी आती है उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम उसको नोट करते जाते हैं ताकि हम उसको फर्दर रिपोर्ट कर सकें।
आफ्टर दिस एनडीए जो हमने जो ये किया है, स्टडी किया है, इज द फील्ड विद द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, फिर हम ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को उसका फीडबैक देते हैं, और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी उसके बाद में एक स्टेटस दे देती है कि ये आपकी एक न्यू ड्रग है जो इस पर्टिकुलर डिजीज में हेल्पफुल हो सकती है। The last but not least phase, that is for phase 4, and phase 4 is the final phase. By passing this phase, that we may drug control authority allow that this medicine is may be used by the society or individual. So phase 4, what said it is the post market surveillance of the drug in the new drug status conducted by the many years after it has been launched in the market. फेज 4 में जब मार्केट में आ जाती है उसके बाद में भी हम उस पर ट्रायल करते रहते हैं, एंड दैट फेज 4 इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कि वो टाइम टू टाइम उस पर ट्रायल करती रहती है, कहीं इसका अब तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आ गया है, उस पर वो लगातार ट्रायल करती है। न्यू प्रोडक्ट, बेसिकली न्यू प्रोडक्ट है क्या? एक प्रोडक्ट वो मार्केट में चला आ रहा है, उसको न्यू रैपर करके, न्यू बॉटल में डाल करके, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ए न्यू प्रोडक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, न्यू टू द कंपनी और न्यू टू द मार्केट। एक ऐसा हमने बनाया है कि जो कंपनी को भी बिल्कुल नया लग रहा है, जिसने सॉल्ट कंपनी भी नई है और वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है। दूसरा है कि मार्केट के लिए नया है, हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में वो उतारा जा चुका हो पहले, लेकिन पर्टिकुलर रीजन की जो सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है, उसको अगर हम इंडिया की बात करें, मान लो कोई प्रोडक्ट नॉर्थ रीजन में चल रहा है और उसको वेस्ट में ले जाएं, तो वेस्ट के लिए वो, वेस्ट के मार्केट के लिए वो नया प्रोडक्ट होगा। In this first phase, it may not be completely new to the market, as it is maybe the product available and marketed by the competitor, but it may be a new addition of the existing product line of the company। जैसे मैंने कहा कि कोई भी मेडिसिन है वो मार्केट के लिए नई नहीं हो सकती, किसी और कंपनी का आ रहा होगा, लेकिन वो तब नया है जब जो नई कंपनी है उसमें कुछ और ऐड करती है और उसके बारे में कुछ और क्वालिटी इंट्रोड्यूस करती है, तब वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बिल्कुल नया सा लगता है कि हाँ यस, ये कुछ नया आया है, एंड दैट मे बी यूजफुल। A new drug molecule comes to the market after a prolonged and intensive research, which include pharmacological, toxicological, and the efficiency and safety level test in the laboratory by using computerized model followed by animal models। तो कोई भी अगर नई दवा आ रही है तो उस पर हम लोग पहले उसको टेस्ट करते हैं डिफरेंट रिसर्च लैब में, उसके बाद में हम लोग उसको मार्केट में उतारते हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक ये टाइम टू टाइम हम इसको देखते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट अभी भी यूजफुल है नहीं है, जैसे इसमें लिखा है 5 to 10 ईयर में भी हम लोग कई बार जो नए वर्जन भी निकालते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कफ सिरप है, उसमें लिखा है पहला जो होगा वो कफ सिरप हो, उसमें दूसरा होगा कि एडवांस कफ सिरप, तीसरा होगा कि वो स्ट्रॉन्ग, ऐसे उसमें कुछ नया नया ऐड जोड़ते जाएंगे, तो ताकि वो लगेगा कि यस ये थोड़ा सा नया प्रोडक्ट है, with some modification as feedback received from the user and customer or consumer। The product launching group, प्रोडक्ट लॉन्चिंग ग्रुप में, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला कोई एक नहीं होता, इसमें एक टीम होती है, और उस टीम में कौन कौन हो सकते हैं? मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एंड ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, या फिर मेडिकल एडवाइजर भी हो सकता है जो किसी डॉक्टर के फील्ड से होगा, मेडिकल फील्ड से होगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर द फ्रंट लाइन मैनेजर। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही पब्लिक से डील करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेलर हो। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोगों को फ्रॉम द कंपनी और फर्म वही दिखता है कि ही इज रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कुछ बताया है कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है। प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है, जो प्रोडक्शन को टेक केयर करता है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो टेक केयर करता है, रॉ मटेरियल को वो लोग देखता है, पैकेजिंग को वो देखता है, कितने कंपटीटर हैं, क्या प्राइसिंग उसका हम रखें, किस तरह से एडवर्टाइज करें, ये प्रोडक्ट मैनेजर डू ऑल दीज थिंग्स।
एमआर और ट्रेनिंग ऑफ एमआर इन न्यू प्रोडक्ट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज द फर्स्ट लाइनर वर्कर हु डील द प्रोडक्ट, हु इन्फॉर्म about the quality of the product, and he is also deal with the public and wholesaler and retailer. He is a one man show only. So this is the about the product. Now next, development of the promotional aid. इस स्लाइड्स को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह की हम लोग प्रमोशनल स्लाइड्स करें। उस प्रमोशनल स्लाइड्स पर दवा के या मेडिसिन के या प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल हो, कितना प्राइसिंग है, ये आपकी प्रोडक्ट किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कब बनाया गया है, कितना इसका समय में ये इसको यूज कर लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसको हाईलाइट करके हम लोग एक बोर्ड के रूप में किस तरह से हम लोग बोर्ड बनाएं, फ्लैक्स बनाएं, लीफलेट बनाएं, ये सब प्रमोशनल एड हैं और किस तरह से डेवलप करना चाहिए ये हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकंड, यहाँ पर जो प्रमोशनल एड को जो प्रॉपरली जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो यूज करता है, दैट इज मेडिकल प्रैक्टिशनर। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो आपकी फर्म है उसके बाहर भी एक बोर्ड लगा होता है, जैसे हमने कल की सेशन में डिस्कस किया था, उसको हम लोग जो विंडो बोर्ड कहते हैं। विंडो बोर्ड में जितनी भी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस सब की इंफॉर्मेशन उस विंडो बोर्ड पर अवेलेबल होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी लिमिटेशंस और उसके यूजेस और उसके इम्पोर्टेंस सब कुछ उस पर लिखा होता है। लेकिन अगर हम अदर देन विंडो बोर्ड के अलावा जितने भी प्रमोशनल एड्स हम ये कंपनी यूज करती है, दैट इज थ्रू द सेल्समैन और द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने टैबलेट में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, इमेजेस रखता है, लोगों को दिखाता है, या फिर प्रिंट के रूप में उसके पास सारे लीफलेट, पंपलेट होते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट, एज आई सेड कि बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक साल्ट है, लेकिन उस पैरासीटामोल को लेकर के बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसे में अगर कोई पैरासीटामोल को लेकर के और कोई कंपनी और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसको एक कंपीटिंग प्रोडक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड उस जैसे और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। बस उसको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज बेटर देन अदर, बिकॉज जैसे आप एक एग्जांपल देखें कि फीवर है, फीवर के साथ सबको पता है कि फीवर के साथ साथ हेडेक, बॉडी पेन और इवन कोल्ड जैसी भी छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत होती हैं। तो अगर आप सिंपली पैरासीटामोल लेंगे तो दैट पैरासीटामोल मे नॉट बी as good as other medicines available which are using in headache or even body pain। तो ऐसे में अगर आप पैरासीटामोल के साथ एक दूसरा सॉल्ट ऑफ दे करके, जैसे एक आपकी पैरासीटामोल होगी, एक आपकी मेडिसिन होगी कॉम्बीफ्लैम, कॉम्बीफ्लैम में एक डाइक्लोफेनेक या ये आइब्रोफिन डाला हुआ है, तो वो जो बॉडी पेन है उसमें भी उतना ही कारगर होता है, और साथ ही साथ आपका वो जो फीवर है उसको भी कंट्रोल करता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने से पहले प्रॉपर R&D यानी रिसर्च कर लेनी चाहिए, और उसमें क्या नया वो कस्टमर को दे सकता है, क्या नया कमिटमेंट, क्या नई सर्विस दे सकता है, उसको पहले से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑलरेडी उस तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अपॉइंटमेंट टू स्टॉकिस्ट। ए फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ होलसेलर। सबसे पहला तो होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टॉकिस्ट होता है और रिटेलर होता है। 4 लोगों की चेन यहाँ पर है। पहले हमने पढ़ा था होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल को पूरी चैनल को देखें तो यहाँ पे होलसेलर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर जो चीज़ों को फर्दर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर उसको कई बार हम लोग स्टॉकिस्ट भी कहते हैं, जो पूरा स्टॉक रखते हैं अपने उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। फर्म से आने के बाद उन्होंने स्टॉक रखा और टाइम टू टाइम उसको वो रिटेलर को फॉरवर्ड करते रहते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द सोसाइटी और एज वेल एज मार्केट।
चूजिंग द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है कि हम किसको होलसेलर या किसको डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग चूज करें, क्योंकि उनके ऊपर फेथ, वहाँ मनी भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरह से फेथ पर उठाई जाती हैं। उनकी जो वो होती है, जो उनका साख होती है, साख पर चीज़ें उठती हैं वहाँ से, और वो तब फर्दर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर और थ्रू द सेल्समैन वो फर्दर इंडिविजुअल के पास पहुँचाई जाती है। तो इसलिए जो होलसेलर है उसको और डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करने में थोड़ा सा क्रिटिकल फैक्टर, उसको बहुत केयरली उसको चूज करना चाहिए। The inter-marketing efforts become unless if any one of the channel agent fail to deliver the goods in regular time at right place। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार हमने कोई भी स्टॉकिस्ट या जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमने चुन लिया और उसने अपने पास ही सब चीज़ों को फ्रीज कर लिया, स्टोर कर लिया, ही नेवर एवर फॉरवर्डेड दीज प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो वैसे में हमारा जो एम है, जिस एम के लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया था, अगर उनका क्लाइंटेल तक या कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो हमारा पर्पज डिफीट हो जाता है। इसलिए भी स्टॉकिस्ट को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंड अगर कोई चीज़ हमने बनाई है टाइम पर, अगर व्यक्ति को ना पहुंचे या जो उसका जो एक्चुअल यूज़र है जिसको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है अगर उस तक नहीं पहुंचेगा, तो वो जो हमारा जो पर्पज है, वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन भी ख़राब हो जाएगी, और जो पैसा जो मनी उसमें इन्वॉल्व है डेट वो भी एक तरह से स्टक हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा, लोगों के पास नहीं जाएगा, सेल नहीं होगा, तो जो मनी है वो वापस रिटर्न नहीं होगी। इसलिए भी स्टॉकिस्ट को प्रॉपरली और केयरफुली हमें चूज करना चाहिए। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर टू फाइंड आउट द राइट डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें स्टॉकिस्ट या राइट डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने में मदद करेंगे। वो किस तरह के फैक्टर होते हैं? फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि एक तो स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके पास मैन पावर प्रॉपर हो फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द सोसाइटी, एक्सपीरियंस इन द फील्ड, प्रॉपर फील्ड हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस हो फील्ड का कि किस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है, ट्रेड रिकॉर्ड, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि उसने वास्तव में ऐसा काम किया है या नहीं किया है, टेक्निकल नॉलेज हाउ टू ऑनर और मैनेजर, टेक्निकल नॉलेज हो कि मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो इसको मुझे कैसे आगे फर्दर डिसेमिनेट करना है, फर्दर आगे कैसे हमें सोसाइटी तक पहुँचाना है, उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। और ये सब स्टॉकिस्ट को रखने से पहले एक एग्रीमेंट जरूरी है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे की जो शर्तें हैं उन दोनों को साइंड होना चाहिए। लोकेशन प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि किसी ऐसे रोड पर हमारा वो स्टॉकिस्ट की वो गोडाउन है कि जहाँ पर व्हीकल पहुँचने में मुश्किल है, तो लोकेशन शुड भी, इवन एरिया भी बहुत प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि उसमें जाने के लिए या ऐसी जगह स्टॉकिस्ट होगा जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, या ऐसी जगह होगा जहाँ बहुत ज़्यादा डेंस है, तो एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, लेकिन विदाउट एनी हर्डल्स। फ्लीट साइज, जो उसका जो साइज है जिसमें हम अपना स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक रखता है, उसका साइज प्रॉपर हो। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एटसेट्रा, उस फर्म से जब सामान आता है जहाँ पे भी स्टॉक रखा जाता है उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज हो, यानी कि अगर कोई मेडिसिन फ्रिज रिक्वायर करती है तो प्रॉपर फ्रीजिंग फैसिलिटी हो। हर कोई दवाई को सनलाइट चाहिए, डार्क में नहीं रख सकते, तो वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट हो। इस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, और साथ में जो वहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी भी प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्चिंग मीटिंग, जैसे हमने कहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च एक जो ग्रुप है उसके द्वारा होता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, और आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एडवाइज़र है, इन सब के लोगों की पहले सबसे पहले एक मीटिंग होनी चाहिए। द चैनल मेंबर्स लाइक स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, प्रोडक्ट मैनेजर, एमआर, लीडिंग फिजिशियंस एटसेट्रा आर इनवाइटेड, सबको बुलाना चाहिए। यूजुअली ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट
इज होल टू मेक ऑल द कंसर्न अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। सबको पता होना चाहिए प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं। इट इज सच that when the product comes to the market everybody is familiar about it, ये हम बात कर चुके हैं। in case the big organization it is merged like an event management। देखिए कोई भी अगर प्रोडक्ट आ रहा तो उसका इवेंट मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, और जो उसके एक्चुअल यूजर हैं उनके बीच में अगर इवेंट मैनेजमेंट का शो ऑफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट इन केस द pharmaceutical product, it may be limited to the selected stockist, medical representative, product manager, marketing manager, selective retailers, and leading physicians of the locality where the product is launched, and the people associated with the healthcare systems like pharmaceutics, nurses, technicians, etc. The product launching may be made initially at the particular area। हमने कहा है कि वो उसी एरिया में हो जहाँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इन द प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट ऑल द चैनल मेंबर्स, जितने भी चैनल मेंबर्स उन सबको इनवाइट होना चाहिए। जिस चैनल मेंबर्स की हम बात कर चुके हैं, द हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक लीडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस, pharmacists and other health professionals who are directly or indirectly associated with the marketing of the product are addressed in the meeting। सबको बुलाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर और प्रमोशन वहीं से हो जाए। The promotional ads, samples, trials, packs of the product are distributed to provide initial force for wide publicity। जैसे हमने कहा था सैंपल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू मोटिवेट द डॉक्टर, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूज करता है फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट अमंग द सोसाइटी थ्रू द डॉक्टर्स। क्योंकि सैंपल डॉक्टर के पास जाता है, उसके फीडबैक ली जाती है और उसको डॉक्टर को एक तरह से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे इन मेडिसिन को, इन प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करिए ताकि ये मेडिसिन पब्लिक में पहुंच सके और पब्लिक इनको यूज कर सके। टाइप एंड नेचर ऑफ मिडलमैन, आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट और नया बना है तो उसमें बीच में मिडलमैन हो जाता है। जैसे हमने देखा स्टॉकिस्ट इज द मिडलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर इज द मिडलमैन। फर्म से कोई चीज़ आई, फर्म से सीधे स्टॉकिस्ट के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चलेगी, उसके बाद वो रिटेलर या होलसेलर के पास जाती है, और फर्दर होलसेलर से या रिटेलर से आपके पास वो जो मेडिकल स्टोर्स हैं या जहाँ पे वो सेलिंग स्टोर्स हैं वहाँ पर वो लोग पहुँचती है फॉर द सोसाइटी यूजेस। ये एक डेटा दिया है, द फार्मास्यूटिकल मार्केट इज वेल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, नंबर ऑफ द टाउन एंड सिटीज 3700 टाउन एंड सिटीज़ हैं, 4 मेट्रोज हैं, नंबर ऑफ विलेज हैं 6,30,000। जहाँ जिनको ध्यान में रख करके कोई भी प्रोडक्शन तैयार किया जाना चाहिए कि हमें इतने लोगों को सर्व करना है, इतनी सिटी में सर्व करना है। और एक और इम्पोर्टेंट डेटा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स आर 25,000। तो टोटल 25,000 लोग हैं, 25,000 फर्म्स हैं, जिसमें स्मॉल मीडियम लार्ज मैन्युफैक्चर होता है, लाइक ये कैडिला, रेनबैक्सी, टोरेंटो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डाबर, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गैलेक्सो, फाइजर, एवेंटिस, सैंडोज, बेयर एंड जॉनसन। दीज आर द मीन्स 2,500 कंपनी, सॉरी 25,000 कंपनी इस फील्ड में है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, और जिसमें से कुछ हमारे इंडियंस भी हैं और कुछ हमारे फॉरेन्स भी हैं जिनको हम लोग इंटरनेशनल बोलते हैं, जैसे गैलेक्सो, फाइजर मैंने नाम लिया अभी। लेकिन टोटल नंबर जो आउटलेट हैं रिटेल, ये भी करीबन कम नहीं है, 2 लाख के आसपास ये रिटेल आउटलेट्स हैं। और आप देखें कि एक आउटलेट 5500 यानी 5,500 लोगों पर एक आउटलेट है। द आउटलेट आर स्प्रेड ओवर द बोथ रूरल एंड सिटी एरियाज एंड नंबर ऑफ एक्सेसिबल विलेज आर 5 लाख। एक आउटलेट 5 लाख क्या बोलते हैं विलेजेस पर काम करते हैं। एक आउटलेट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सेस। तो टोटल ऐसे 5 लाख विलेज हैं जिन पर डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं अपने आउटलेट के थ्रू। ये एक डेटा है जो हमें जानना चाहिए कि जिसके आधार पर हम लोग अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। एक ये चैनल है, द रोल एंड द फंक्शन ऑफ एनी मार्केटिंग चैनल। कोई भी मार्केटिंग चैनल है कैन बी व्यूड
फ्रॉम 5 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और मार्केटिंग। ये टोटल 5 इसने वो बनाए हैं फ्लो चार्ट। इस तरह से हमारा जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वो काम करता है। जैसे सप्लायर्स ऑफ इनपुट, ट्रांसपोर्टर्स एंड वेयर हाउसेस, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड C&F एजेंट कंपनी, वेयर हाउसेस, देन उसके बाद होलसेलर को पहुंचता है, फिर ट्रांसपोर्टर तक, फिर रिटेलर तक, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। दूसरा टाइटल फ्लो है, इनपुट सप्लायर्स के पास, मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, मैन्युफैक्चरर जब बना देता है तो उसको होलसेलर रिटेलर के पास जाता है, देन रिटेलर के पास, देन कस्टमर के पास। पेमेंट फ्लो कहता है कि पहले पेमेंट फ्लो हमेशा नीचे से आता है, मीन्स कस्टमर से आता है। कस्टमर से पैसा रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से होलसेलर के पास, देन मैन्युफैक्चरर के पास, देन बैंक के पास, और मैन्युफैक्चरर को जो भी सप्लाई कर रहा है फिर उसके पास जाता है। इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो आउट होती है वो भी इसमें चार्ट दिखाया है कि एक चक्र है जिसमें डिफरेंट लोगों के पास गुजरते गुजरते प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फिर कस्टमर से वापस जाती है विद फीडबैक। तो ये कुछ चार्ट हैं जो हमें समझने चाहिए एज ए प्रैक्टिशनर और एज ए लर्नर ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ मिडिलमैन, मैंने कहा कि मिडिलमैन में स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक और भी तरीके होते हैं हमारे मिडिलमैन को परिभाषित करने के। जैसे मर्चेंट मिडिलमैन है, एजेंट है जो आपके जो दवाइयाँ हैं, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, एक फैसिलिटेटर होता है जो फैसिलिटेटर का काम करता है, फैसिलिटेट करता है बिटवीन द फर्म एंड द रियल यूजर, एंड दैट मे बी द सेल्समैन। ये आप चाहे इनका नाम मर्चेंट मिडिलमैन कहें, चाहे एजेंट कहें, चाहे फैसिलिटेटर कहें, बेसिकली आर द मिडिलमैन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द रियल कस्टमर कंज्यूमर। एक चैनल लेवल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी फर्म हो उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं किसी भी मार्केट के, जिसमें मैं कह रहा था कि मिडिल थोड़ी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, देन मिडिल लेवल, देन उसके बाद में जो रियल एक्चुअल जो काम करते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो हम जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उसमें हम डिटेल से डिस्कस किए हैं। ये देखिए, ये आपका डिफरेंट मेजर हब हमें कैसे कैसे कौन कौन सी मार्केट है, ये एक बहुत छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है कि एक मेजर हब के बाद में एक आउटलेट के पास गई, आउटलेट्स के चारों तरफ बहुत सारी मार्केट हो सकती हैं। एक तरह से ये पॉपुलेशन को दर्शा रहा है कि पॉपुलेशन में हमारे आउटलेट किस तरह काम करते हैं। मेजर हब इज द रियल मैन्युफैक्चर, उसके बाद में डिफरेंट जो आउटलेट्स हैं या डिफरेंट स्टॉकिस्ट हैं उस तक वो प्रोडक्ट जाता है और फिर रियल यूजर के पास जाता है। एक साइज ऑफ द, ये कह रहे हैं फैक्टर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द चैनल। इसको आपने देखा इंडिया एक बड़ा सिटी है तो इसमें साइज ऑफ मार्केट है, ऑर्डर लॉट साइज है, सर्विस किस तरह की सर्विस रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे कि चैनल हमारा कितना बड़ा होगा। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जब हम कोई भी दवाई व कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से उसमें लेवल आते हैं, ये भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी ऑफ डिफरेंट लेवल, जैसे कि मैन्युफैक्चर से स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट से होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास, देन कंज्यूमर के पास। दूसरा एक चैनल हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ने सीधा होलसेलर को दिया, यहाँ स्टॉकिस्ट को हटा दिया, देन फिर रिटेलर, देन कंज्यूमर। एक और तरीका हो सकता है मैन्युफैक्चर से सीधे रिटेलर को दिया, देन कंज्यूमर तक पहुँच गया। कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चर से सीधे कंज्यूमर के पास जाता है थ्रू पर्सनल सेल्स, और एक हो सकता है कि मैन्युफैक्चर से C&F एजेंट के पास गया और उसने फिर फर्दर डिलीवरी किया। तो दीज आर द चैनल फॉर फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं उसको। एक होता है इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल बायर जो एक लार्ज लेवल पर उस चीज़ को खरीदता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मार्केटिंग थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच द कस्टमर थ्रू ए रिटेल आउटलेट। फर्दर देयर आर फ्यू डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर who are distribute
where the distribution channel may not be the same as a general consumer. This is this set of consumer where the distribution channel may not be the same as the general consumer. The set of consumer of institutional buyer, hence the material are purchased in bulk. मैंने कहा ना कि एक वो क्या करते हैं कि जैसे इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि एक जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, जो इनकी पतंजलि के बहुत सारे स्टोर्स हो सकते हैं, लेकिन एक पतंजलि का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही अगर कोई उठा ले तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल बायर। वो उसी प्रोडक्ट को उठा करके लार्ज लेवल पर, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो फर्दर उसको जो उसके यूजर उन तक पहुंचाए, वो इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाता है कि वो एक बल्क के रूप में खरीदता है और सारे जितने भी बीच में जो चैनल हो उन सबको खत्म करके डायरेक्टली वो परचेज करता है। और यहाँ पर परचेज करते समय जो प्राइस हैं वो भी म्यूचुअली कम हो जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बाकी बीच के चैनल सारे हट जाते हैं। जैसे इसमें बताया है कि जो बायर्स कौन कौन से हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे डिफेंस है, डिफेंस में जितनी भी मेडिसिन से डायरेक्ट खरीदें, रेलवेज में ESIC के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्ट फर्म से खरीदते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, LIC, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन लाइक एयर इंडिया, ऑटोनॉमस बॉडीज, ये सब डायरेक्ट जो अपने यहाँ पर इनके यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी हेल्थ हब होते हैं, वो उनमें जो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको सीधे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल हब। ये सब चीज़ें जानने के बाद 2 मिनट के बाद हम ब्रेक लेते हैं, और उसके 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम दूसरी यूनिट हम डिस्कस करते हैं। One glass water, please. Yes, next unit is retail communications सेल्स डिस्प्ले। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी फर्म के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए हम बहुत सारे डिस्प्लेज का यूज करते हैं, जिसमें हमने कल विंडो
का जिक्र किया कि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग, दवाई की इंफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग जो फर्म के बाहर ही एक विंडो बना लेते हैं जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी कम्युनिकेशंस हैं जो सीधे रिटेल मैनेजमेंट को डील करते हैं और उनको हम कहते हैं रिटेल कम्युनिकेशंस। रिटेल कम्युनिकेशंस में जो जिनको देख करके, सुन करके इवन रिटेल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग भी अट्रैक्ट हो सकें उन प्रोडक्ट को अपने यहाँ से सेल करने के लिए। इस उसमें किस तरह के डिस्प्ले, सेल्स डिस्प्ले होने चाहिए, हम इसके बारे में आज बात करेंगे इसमें। जैसा हमने पहले कहा कि जितने भी ये डिस्प्लेज हैं, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो होलसेलर में हो, चाहे वो प्रोडक्ट विंडो हो, ये सारे के सारे डिस्प्ले या प्रमोशंस या एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो होते हैं ओटीसी प्रोडक्ट के। जो हमारे ओटीसी प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमने कहा कि जिनके लिए किसी कंट्रोल अथॉरिटी से या जिनके लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम ओटीसी प्रोडक्ट कहते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं क्या व्हाट इज रिटेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैज अंडरगॉन ए सिग्निफिकेंट चैनल लास्ट 2 डिकेड्स। यानी कि जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं पहले वो फर्म से बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के थ्रू मिलते थे, लेकिन अभी रिटेल के जो शॉप हो गए हैं लास्ट 2 डिकेड्स में, ये जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और जो आपके जो रिटेलिंग का जो वो कॉन्सेप्ट है दैट आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट इन और सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज वेल। नॉट ओनली देयर हैज been a quantitative increase in the number of retail medicine stores, but in their size, location, nature of selling operations, exteriors as well as interiors, and merchandise displays, etc., have seen a qualitative improvement. पहले जो retail outlet होते थे, that time they may not be so attractive, but nowadays पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया है। साइज की बात करें तो साइज बढ़ा दिए, लोकेशन भी अच्छी जगह ले ली और सेलिंग ऑपरेशन से वो भी बढ़ा दिए। अपना इंटीरियर एक्सटीरियर वो भी थोड़ा सा अच्छा बना लिया। जो मर्केंडाइज डिस्प्ले हैं उनको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया। यानी कि डे बाय डे जो रिटेलिंग शॉप्स, रिटेलिंग आउटलेट्स हैं, दे आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी motivative in the sense by seeing, by watching the retail shops, even customers are also being get motivated to purchase the product. The improvement, however, has been more pronounced in the retail medicine store located in the metropolitan cities and the urban cities. हालांकि ये तो सबको पता है कि रिटेल जो शॉप्स हैं वो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है या फिर अर्बन टाउन्स में है। अभी भी ये जो रिटेल आउटलेट हैं ये रूरल और जो हमारे जो ये जो ट्राइबल सेक्टर्स हैं इवन वहाँ भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो इसके लिए देयर इज ए लॉन्ग वे टू गो। Over there we notice an increasing use of various methods for attracting customer traffic at the store. One of the such method is the sales display, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे तरीके कंपनी फर्म यूज करती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स डिस्प्ले, जिसको आज जितनी भी हमारे ये रिटेलिंग स्टोर्स हैं उन सबको यूज करते हैं। बेसिकली सेल्स डिस्प्ले है क्या? सेल्स डिस्प्ले इज द वे to attract the customer or consumer, believing in the concept of come and get it, we have at it. Sales display are in-store presentations and exhibitions of the product along with the relevant information. बेसिकली जो मोटिव है वो है कम एंड गेट इट। जितने भी डिस्प्ले, सेल्स डिस्प्ले हैं, उनका सबका एक ही मोटिव होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में बताएं और वो कहें कि दिस में बी यूजफुल for you and your life. Effective display increase the interest of shoppers in the product on display and lead to increasing the level of pass by ratio and hence the sales. Sales display have come to the form of integral part of store atmosphere and play
a very useful role in medicine retail store promotion. पहले जो सेल्समैन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब से आपके ये रिटेल आउटलेट्स खुले हैं और दे आर यूजिंग द सेल्स डिस्प्ले, तो यहाँ हमारे इनके सेल्स डिस्प्ले होने के कारण कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है, कस्टमर का जो क्राउड है, that day by day is being increasing to purchase or sell the purchase and buy the product. However, in case of pharmaceutical products, the sales display is made only for the over the counter, that is OD. मैंने पहले कहा कि सिर्फ ये जितने भी प्रमोशन, जितना भी प्रचार प्रसार होता है, वो सिर्फ OTC जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है, जिसके लिए किसी भी ड्रग अथॉरिटी या किसी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के जितने भी सेल्स प्रमोशन है उन्हीं के होते हैं। तो आज के यूनिट में हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि जितने सेल्स डिस्प्ले के क्या सिग्निफिकेंस हैं, किस तरह के डिज़ाइंस हैं, किस तरह के डिस्प्लेज हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स सेल्स डिस्प्ले ऑफ OTC प्रोडक्ट। जितने भी OTC प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले, सेल्स डिस्प्ले के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। द OTC फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर ट्रीटेड सिमिलर to that the FMCG products, and sales display is made similar as consumer goods as follows. मैंने कहा कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा हद तक वो उसको एक तरह से हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट ही यूजफुल है, और ये सारा काम करता है आपका डिस्प्ले प्रोडक्ट। तो बेसिकली सेल्स डिस्प्ले आर यूज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट एक्सपोजर। जितने भी सेल्स डिस्प्ले हैं वो जो प्रोडक्ट एक्सपोजर है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। इनहेंस प्रोडक्ट अपीयरेंस, प्रोडक्ट हर जगह दिखना चाहिए। स्टिमुलेट प्रोडक्ट इंटरेस्ट, जितने भी प्रोडक्ट इंटरेस्ट उन सबको स्टिमुलेट, यानी जो जो उसके यूजर है उन सब के लिए स्टिमुलेशन के काम करते हैं आपके डिस्प्ले। एग्जिबिट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उन सबको बाहर निकालना ताकि सब लोगों तक पहुँचे। फैसिलिटेट सेल्स ट्रांजैक्शन, इंश्योर प्रोडक्ट सिक्योरिटी, इससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी एक तरह से सिक्योर होनी चाहिए और पता चलता है कि उसमें क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट स्टोरेज, प्रोडक्ट को एक तरह से स्टोरेज भी हम लोग करते हैं डिस्प्ले में कि हमारा स्टोर कहाँ पर है और हम इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको खरीद सकते हैं। रिमाइंड कस्टमर्स ऑफ प्लान्ड परचेज एंड जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ इम्पल्स आइटम, यानी कि हम लोग जो हमारी प्लान्ड है जितना हमें बेचना है उसके लिए तो हमारा ये सेल्स डिस्प्ले काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो फ्यूचर प्लानिंग में भी ये काम करता है कि और हम अपने कितने कस्टमर्स को और हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे। इन परस्यूट ऑफ द ओवर ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए हैं जिसको हम लोग डिस्प्ले, सेल्स डिस्प्ले के माध्यम से हम लोग अचीव करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले परफॉर्म ए 3-fold जॉब, 3 तरह से ये काम करता है। पहला है अट्रैक्ट पीपल हु अदरवाइज माइट नॉट गो इनटू द स्टोर, जो लोग स्टोर नहीं जाते हैं उनको सेल्स डिस्प्ले के माध्यम से चीज़ों के बारे में बताना। सच एज पासर्स बाई आउट विंडो शॉपिंग टू कम होम, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं घूमने के लिए, चलो मार्केट घुमाते हैं, तो सेल्स डिस्प्ले जब देखते हैं लोग तो उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं और उनको वो चीज़ों को खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं और वो खरीदते हैं। दूसरा जो हमारा जॉब है, आफ्टर दे आर इनसाइड द स्टोर, जब वो स्टोर के अंदर आ गए हैं ऐसे देखने के लिए किस तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, क्या क्या मिलता है, वहाँ पर ये डिस्प्ले क्या काम करते हैं। वेदर दे केम इन टू बाई और जस्ट टू लुक, एक्सपोज देम टू बाइंग सजेशंस बाई काउंटर डिस्प्ले एंड लिटरेट। मीन्स जब वो अंदर आ जाते हैं तो पहले लगता है कि ये ऐसे देखने के लिए हैं, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो उनको एक तरह से लिटरेट करते हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट करते हैं जो काउंटर डिस्प्ले हैं, और उनको एक तरह सजेस्ट करते हैं कि वाई यू शुड बाई और वाई यू शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। दोज हु केम इनटू द बाय समथिंग, कुछ ऐसे आते हैं जो कुछ और खरीदने जाते हैं, लेकिन ये जितने भी आउटलेट्स पर जो लगे हुए हैं आपके सेल्स के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनको
सेल्स डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है। तो उनको देख करके वो उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें यहाँ ये सेल्स डिस्प्ले देखने के बाद हुई। तो तीनों तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने सेल्स डिस्प्ले के माध्यम से हम जितने कस्टमर हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लोग मोटिवेट कर सकें और उनको हम लोग एक तरह से परचेज करने के लिए उनके नीड अराउज कर सकें। लेकिन कुछ डिस्प्ले के तरीके होते हैं, किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए ताकि हमारे जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे डिज़ाइनर्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो जिस तरह के डिज़ाइन यहाँ पे बनाने चाहिए। कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं कि देखिए इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग, जो आपके प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसकी जितनी भी क्वालिटी हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, इन सब पर आधारित है ये सारे के सारे चार्ट, यानी कि इस तरह के आप चार्ट अपने डिस्प्ले पर यूज कर सकते हैं। These are just samples which one can use for the demonstration as a sales display. प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग डिस्प्ले की जिसमें एक तरह से डोमिनेट करने चाहिए। यस, दिस इज द ओनली मेडिसिन विच कैन सर्व, विच कैन कंट्रोल योर दिस डिजीज, इस तरह के डोमिनेंस की तरह से। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिससे बताते हैं कि इसको करने के बाद देखिए आसानी से आदमी ठीक हो रहा है। ये कुछ तरीके हैं इस तरह से डिस्प्ले हम लोग बनाते हैं। टाइप ऑफ डिस्प्ले, कुछ लोग कुछ असॉर्टमेंट डिस्प्ले होते हैं, यानी कि in this type of display a retailer put on display on a wider variety of merchandise for the customer. This display is organized in two-way, open and closed. The open display provides an opportunity to customer to feel or try the product, यानी कि पहले आप उसको यूज करिए उसके बाद आप देखिए अगर आपके लिए वो। दूसरा है आपका तरीका थीम डिस्प्ले। थीम डिस्प्ले में आप अपने जो कस्टमर है उनको जो दवाई है, जो मेडिसिन है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सारी थीम जितनी भी जिस पर रिलेटेड है वो जिसके लिए वो काम आने वाला है, जब जब काम आने वाला है, सारी उस पर आप थीम आप उस पर डाल दोगे। लाइफ स्टाइल डिस्प्ले, इसको यूज करने के पहले कैसी लाइफ स्टाइल थी, यूज करने के बाद कैसी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। कोऑर्डिनेटर और एंसेम्बल डिस्प्ले, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन भी इसमें यूज किया गया है। यूजिंग द अप्रोच ऑफ सजेस्टिव सेलिंग, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, आपका जो सेल्समैन है और जो कस्टमर है दोनों के बीच में एक तरह के कोऑर्डिनेशन को दिखाया गया है कि यहाँ जो सेल्समैन है कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। आप देखोगे कि जैसे आप कोई चीज़ देखने जाते हो बाजार में, तो वहाँ पे जो सेल्समैन है वो कहता नहीं ये शर्ट आप पर अच्छी लगी है, टी शर्ट आप पे अच्छी लग रही है, ये जैकेट आपके लिए काम आएगी, या ये बैग आपका काम आएगा। तो वहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेशन वो डिस्प्ले के माध्यम से कोऑर्डिनेशन करता हुआ दिखाते हैं। यूनिट डिस्प्ले, उस पर्टिकुलर यूनिट को डिस्प्ले किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोमिनेंस डिस्प्ले, मैंने कहा कि ये भी एक डिस्प्ले है कि इसमें ये कहता दिखाया है कि दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच कैन रिमूव योर प्रॉब्लम्स। रैक डिस्प्ले, कुछ डिस्प्ले रैक में, जैसे बाहर आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पर बहुत सारी चीज़ें बाहर रैक में रखी होंगी जिसको आप देख सकें और समझ सकें कि ये चीज़ आपके लिए यहाँ यहाँ अवेलेबल है। तो बहुत सारे इस तरह के टाइप ऑफ डिस्प्ले हैं जिनको सेल्स डिस्प्ले के रूप में जितने भी फार्म्स हैं, जितने आउटलेट्स हैं, जितने भी रिटेल हब्स हैं, उन सबको यूज करते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी को कैसे हम लोग मैनेजिंग करते हैं एज ए मैनेजर, एज ए पर्सन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कि पहले हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले इन डिस्प्ले, सेल्स डिस्प्ले की प्लानिंग करेंगे, कहाँ लगना है, कैसे लगना है, क्यों लगाना है। उसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे इसको कि इस डिस्प्ले को हमने इतने समय तक रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो मेडिसिन, जो प्रोडक्ट हैं वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लानिंग ऑफ सेल्स डिस्प्ले। द प्लानिंग फेज ऑफ सेल्स डिस्प्ले कवर्स डायमेंशन सच है, जैसे ऑप्टिमम यूज ऑफ डिस्प्ले स्पेस, ऐसा कौन सा स्पेस है जहां उसका ऑप्टिमम यूज हो सके, यानी कि द स्पेस शुड बी ओपन सो दैट मैनी पीपल, मैनी पर्सन्स में वॉच इट। कॉस्ट
कितनी इसमें कॉस्ट लगेगी इसको बनाने में, ताकि और मैक्सिमम एक्सपोज़र हो सके, ये भी आपको देखना है प्लानिंग के। किस तरह का पैटर्न आप डिस्प्ले करोगे, किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के पीपल वहाँ पर रहते हैं, वो जिस तरह का वो डिस्प्ले देखना चाहते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले तैयार करोगे। कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, अगर आप बार-बार उसको बदल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आप डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने महँगा डिस्प्ले लगा दिया और अचानक उसके रेट्स और उसके जो रिवाइज़ वर्ज़न है उस प्रोडक्ट का आ गया, तब वो डिस्प्ले फ़ेल हो जाएगा, यानी कि उसको बदलने में थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा। अब उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें सेल्स डिस्प्ले को? पहले तो हम इंश्योर करें एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज टू बी डिस्प्लेड एज वेल एज इन द इन्वेंट्री। दूसरा, ईयर मार्क करें एरिया एलोकेशन ऑफ जो स्पीक स्पेस है डिफरेंट डिस्प्ले, उसको जो पिक्चर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनका एरिया ईयर मार्क कर लें। कि क्वालिटी को देखें, हम लोग फीचर्स को देखें जो हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं। अटेंडिंग टू डिस्प्ले रिलेटेड एस्पेक्ट सच एज जो स्टोर नेम है, फ़ॉन्ट है, किस तरह का फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है, इवन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, दैट लैंग्वेज ऑफ डिस्प्ले शुड बी as per the region where we are going to display the sales display. Organizing man and material for the display including selection outside experts, इसके लिए हम जरूरी नहीं अपने इंटरनल एक्सपर्ट रखें, बाहर के एक्सपर्ट भी हम लोग देख सकते हैं कि उनकी आई के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर रहा है। Instructing store staff on handling of display and merchandise and arranging the timely advertising and publicity of the store. कुछ स्टोर भी उसमें देखें कि उसको फर्दर देख रेख के लिए भी वो वहाँ पर रेडी रहें। ऐसा ना हो कि उसको आज लगाया और कल वो कोई ले गया उठा के, या कोई किसी ने और ने उसको हटा दिया, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑविड रिशो इन एडिटेड बुक, जिसने ये बुक लिखी है सेल्स प्रमोशन हैंडबुक, उसने भी कुछ इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट उसने आइडेंटिफाई की हैं। जैसे इट शुड बी इजी टू सेटअप, जैसे मैंने कहा कि बार बार चीज़ें बदल रही हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप ऐसा डिस्प्ले लगाइए जो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, और अगर उसको हटाना पड़े या रिवाइज करना पड़े तो ज़्यादा मनी इन्वॉल्व ना हो। इलस्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा देखने में लोगों को अच्छा लगे, उसका इलस्ट्रेशन अच्छा हो, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो मैसेज है वो क्लियर हो। कलरफुल होना चाहिए, वेल डिजाइंड होना चाहिए, लेकिन सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और इंफॉर्मेटिव हो, और साथ में उनके जो प्राइस हैं प्रोडक्ट के वो भी इंफॉर्मेशन में अगर हों तो दैट विल हेल्प द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग रिटेलर्स कोऑपरेशन, यस, इसमें जो रिटेलर है उसकी हमें कोऑपरेशन चाहिए होती है, चूँकि हमें कहाँ लगाना है, फर्म को तो सिर्फ अपना वो लगाना है, लेकिन वो कहाँ लगाना हो आउटलेटर जो रिटेलर है उसकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। साथ में ही हमको जो रिटेलर्स हैं उनको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेनिंग भी देनी है कि किस तरह से डिस्प्ले यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, किस तरह से उसको प्रिवेंट करना है, तो नेसेसरी ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम देनी चाहिए। ट्रेनिंग कैसे हो सकती है रिटेलर की, उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे अनरीज़नेबल टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन और एंड अनअट्रैक्टिव रिवार्ड्स, mismatch between display space availability at the store and display requirement, complicated display fixtures and material, monotonous repetition of old display ideas, non-availability of professional help। यहाँ हमारी जो ट्रेनिंग है रिटेलर की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है इन सब में। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज ऑफ डिस्प्ले मटेरियल, रिसिप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डिस्प्ले किट। तो अगर ट्रेंड है तो इन सबको वो टेक केयर करेगा, ताकि डिस्प्ले भी प्रॉपर हो, उसमें कौन कौन सी चीज़ लगनी है, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ उसमें अधूरी रह गई हो, या कोई जो किट है हमारी डिस्प्ले की उसमें कोई चीज़ ना आई हो। ये तभी पॉसिबल है जब वो ट्रेंड हो। ये हमारा ये क्या है, मोटिवेटिंग द रिटेलर, रिटेलर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं कि आप अगर गुड डिस्प्ले करोगे तो आपके लोग ज़्यादा आएंगे, उसमें कुछ आपको हम स्पेशल सब्सिडी भी देंगे।
दूसरी दोनों मिलजुल करके भी कई बार इसको प्रमोशन को करते हैं। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग यानी कि कुछ आप इन्वॉल्व होइए, कुछ हम इन्वॉल्व होते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए रिटेल मैनेजमेंट के रिटेलर्स के साथ। पब्लिसिटी थ्रू न्यूज़ लेटर्स, कई बार कंपनी अपना न्यूज़ लेटर निकालती है, वो रिटेल शॉप के पास रखती है और उसको भी डिस्प्ले के रूप में यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द डिस्प्ले कॉन्टेस्ट, बहुत सारे डिस्प्ले कॉन्टेस्ट करते हैं जहां पर लोगों को रिवार्ड्स दिए जाते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर हाउ वी कैन मोटिवेट द रिटेलर। फोटो फ्लैशिंग ऑफ रिटेलर्स, जैसे हम लोग फोटो फ्लैशिंग करते हैं, रिटेलर्स के नाम को, उसकी शॉप को बार बार दिखाया जाता है पब्लिक के सामने। विजिट ऑफ माइस्ट्रे शॉपर्स who assess and award pricing to outstanding retailers। कई बार जो आउटस्टैंडिंग रिटेलर्स होते हैं उनको अगर प्राइज देते हैं तो वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ये है आपका यूनिट नंबर 10। दिशा, आज इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बाकी 2 यूनिट हैं हम जो आगे पढ़ेंगे। कुछ अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम कल मिलते हैं। नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके। ठीक है।